A warm welcome to all of you in ITS Academy। आप सभी लोगों का ITS Academy में स्वागत है। मैं हूं आपकी एजुकेटर भूमिका वाशनी। आज हम अपने वीडियो लेक्चर की सीरीज में एक नया टॉपिक, नया सब्जेक्ट जेनेटिक्स को डिस्कस करेंगे और हम ये समझेंगे कि जेनेटिक्स के एप्लीकेशंस कहाँ पे हैं, जेनेटिक्स में हम कौन कौन से लॉज का यूज करते हैं और बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है जेनेटिक्स का। आज की हमारी पहली क्लास एक इंट्रोडक्टरी क्लास रहेगी जिसमें हम जेनेटिक्स के ओवरव्यू को अंडरस्टैंड करेंगे। तो चलिए हम अपना आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज के जो हमारा टॉपिक है उसका एम है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, तो हम इसमें सबसे पहले सिर्फ जेनेटिक्स की डेफिनेशन क्या है, जेनेटिक्स किस तरीके से वर्क करती है, जेनेटिक्स में कौन कौन से लॉज यूज होते हैं, वो सब चीजें अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जेनेटिक्स क्या है। ठीक है, तो देखिए जैसे सपोज करिए जेनेटिक्स को अंडरस्टैंड करने से पहले हम दो टर्म है जिसको अंडरस्टैंड करते हैं। एक टर्म है हमारी हेरिडिटी एंड दूसरी टर्म है हमारी वैरायटी। तो जेनेटिक्स को पढ़ने से पहले हम हेरिडिटी एंड वैरायटी को समझते हैं कि ये दोनों टर्म्स क्या होती है। जैसे सपोज करिए ये एक हमारे पेरेंट्स है ए, एक पेरेंट्स है हमारा, मतलब एक कपल है जिसका ये है हमारा पी एंड ये है हमारा क्यू। ठीक है, अब इन दोनों की हुई मैरिज, शादी हुई, इसमें कोई कैरेक्टर प्रेजेंट था हमारा ओ, या मान लीजिए ए प्रेजेंट। ठीक है, और इसमें हमारा कैरेक्टर प्रेजेंट था बी। अब इन दोनों में फ्यूजन हुआ, जाइगोट्स बने, जाइगोट्स बनने के बाद क्या होगा, इन दोनों के कुछ कैरेक्टर्स, मान लीजिए सपोज करिए इसका ए कैरेक्टर, जो इनका जो बच्चे हैं ऑफस्प्रिंग, ये है हमारे ऑफस्प्रिंग। ठीक है, ये जो पेरेंट्स हैं इनके कुछ कैरेक्टर, सपोज करिए ए कैरेक्टर हमारा किसमें ट्रांसफर हो गया, ऑफस्प्रिंग में। तो ये कैरेक्टर, किसी भी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर का उसके पेरेंट्स से उसके जो ऑफस्प्रिंग है उसमें जो ट्रांसफर होता है उसको हम कहते हैं हेरिडिटी। हेरिडिटी का मतलब क्या है, हेरिडिटी का मतलब है ट्रांसफर ऑफ जीन फ्रॉम एक जनरेशन टू द अनदर जनरेशन। क्या है, ट्रांसफर ऑफ जीन या फिर कैरेक्टर पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। मतलब कि किसी भी पर्टिकुलर कैरेक्टर या फिर जीन्स का उनके पेरेंट्स से उनके बच्चों में जो ट्रांसफर होना है उसको हम बोलते हैं हेरिडिटी। अब ये तो एक पेरेंटल के केस की बात हो गई, लेकिन जैसे मान लीजिए एक है हम, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल एक पेरेंट्स है पी क्यू जो हमने लिए थे अपने एग्जाम्पल में, एक पेरेंट्स है हमारे ए बी। ठीक है, ये हमारे पेरेंट्स हैं और ये पेरेंट्स हैं, तो इन्होंने अपने कैरेक्टर्स मान लीजिए टी अपने बच्चे में ट्रांसफर कर दिए ओ में, ऐसे इन्होंने अपना कैरेक्टर था क्यू, ये अपने O2 में ट्रांसफर कर दिया। तो देखो अपने कैरेक्टर को ट्रांसफर किया तो ये कहलाया हेरिडिटी, लेकिन ये जो बच्चा है जिन्होंने O ट्रांसफर किया और उन्होंने Q ट्रांसफर किया, तो इन दोनों में आपस में क्या है, डिफरेंस है। ये दोनों सेम थोड़ी ना है, क्योंकि इसने अपना जीन ट्रांसफर किया, इन्होंने अपना जीन ट्रांसफर किया। तो इन दोनों ऑर्गेनिजम्स या फिर दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में जो कैरेक्टर का डिफरेंस होता है उसको हम कहते हैं वैरायटी। जब भी हम कोई फल फ्रूट खरीदने जाते हैं तो हम बोलते हैं कि हमें अच्छी वैरायटीज की चाहिए, मतलब उनकी क्वालिटीज अच्छी होनी चाहिए। और कुछ बेकार क्वालिटीज की भी चीजें होती है तो हम हमेशा मार्केट में जाके अच्छी वैरायटीज, अच्छी चीजें मांगते ना, क्योंकि उनके कैरेक्टर्स डिफरेंस होते हैं। मतलब जैसे मान लो आप लोग एप्पल लेने गए, एप्पल लेने गए तो आपने बोला कि हमें अच्छी क्वालिटी के एप्पल चाहिए और हमें बेकार क्वालिटी के नहीं चाहिए, तो मतलब इनमें ये कैसे हम बताएंगे कि अच्छी क्वालिटी है बेकार क्वालिटी है, वैरायटीज तो हम टर्म बोल देते हैं। क्यों, क्योंकि इसके कैरेक्टर और इसके कैरेक्टर्स में डिफरेंस होता है। ये भी एकदम फ्रेश होंगे, ये फ्रेश नहीं होंगे, इनमें दाग वगैरह होंगे, इसमें दाग नहीं होंगे। तो इनके जो कैरेक्टर का डिफरेंस है वही हमें ये बताता है कि ये कितनी अच्छी वैरायटी है या फिर खराब वैरायटीज है। तो हेरिडिटी क्या है, हेरिडिटी का मतलब है कैरेक्टर का ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। एंड डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है हमारा
एक कैरेक्टर, कोई भी जेनेटिक जो हमारा जीनोटाइपिक कैरेक्टर है या फिर कोई फिनोटाइपिक कैरेक्टर है, उसका एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म के बीच में जो डिफरेंस होता है वो हमारा कहलाता है वैरायटी। एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म में जो डिफरेंस है, ठीक है। अगर अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ जेनेटिक्स की, जेनेटिक्स हमारी कितने टाइप्स की होती है, तो देखिए जेनेटिक्स बेसिकली हमारे 3 पार्ट्स में। हाँ, इसके टाइप्स को अंडरस्टैंड करने से पहले हम अब इसकी डेफिनेशन समझते हैं कि डेफिनेशन क्या है। जेनेटिक्स की डेफिनेशन, साइंटिफिक स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस इज नोन एज अ जेनेटिक्स। मतलब वेराइटीज और हेरिडिटी, ये जो है, ये दोनों टर्म है, इनको अगर हम साइंटिफिक लैंग्वेज में इनकी स्टडीज हम करें, मतलब साइंटिफिक लैंग्वेज का अंदर मीन कि हम इनके जीनोटाइपिक रेशियो पर जाएं, फिनोटाइपिक रेशियोज पे जाएं, डोमिनेंसी, रिसेसिवनेस वगैरह देखें, तो अगर हम इनके जीन लेवल पे या साइंटिफिक के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम इनकी स्टडी करते हैं तो ये हमारी कहलाती है जेनेटिक्स, ठीक है। तो अगर हम बात करें जेनेटिक्स को, तो जेनेटिक्स हमारी होती है 3 टाइप की। पहली हमारी होती है क्लासिकल जेनेटिक्स, जिसको हम मेंडेलियन जेनेटिक्स भी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारी मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, इसमें हम जेनेटिक मटेरियल जो है हमारा डीएनए और आरएनए, हम उसकी स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है हमारी इवोल्यूशनरी जेनेटिक्स, इसमें क्या करते हैं, इसमें जो आज तक जो भी हमारे जीन्स हैं उनके में जो इवोल्यूशनरी चेंजेस हुए हैं उनकी जो हमारी स्टडी होती है वो कहलाती है हमारी इवोल्यूशनरी जेनेटिक्स। तो आज हम अपने इस वीडियो लेक्चर में, इस सीरीज में हम क्लासिकल जेनेटिक्स को डिस्कस करते हैं कि क्लासिकल जेनेटिक्स बेसिकली क्या होती है। और जो हमारी क्लासिकल जेनेटिक्स है हम इसको बोलते हैं मेंडेलियन जेनेटिक्स। मेंडेलियन जेनेटिक्स का जो कॉन्सेप्ट था मेंडेलियन जेनेटिक्स है, मेंडेलियन जेनेटिक्स इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि ये जो पूरी जेनेटिक्स है वो मेंडेलियन लॉ पे ही फिक्स्ड, इसीलिए हम इसे मेंडेलियन जेनेटिक्स बोलते हैं। अब मेंडल कौन थे सबसे पहले ये समझते हैं। तो देखिए मेंडल थे फादर ऑफ जेनेटिक्स। अगर हम फादर ऑफ जेनेटिक्स की बात करें तो वो है हमारे मेंडल। इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1824 में और इनकी डेथ हुई थी 1884 में। इस दौरान इन्होंने जब अपनी लाइफ में इन्होंने अपना सारा इन्होंने अपनी लाइफ के जो लास्ट, इस दौरान उन्होंने एक एक्सपेरिमेंटल गार्डन में, वो एक गार्डन था जहाँ पे वो वर्क करते थे, तो वहीं पे उन्होंने पी पे, जो हमारी पाइसिन सटाइवम होती है पी, जिसको हम मटर बोलते हैं, इसकी वहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट्स करते थे गार्डन, वहाँ पे पी की बहुत सारी वैरायटीज वगैरह प्रेजेंट थी। तो उन्होंने उसी पी पे क्या किया, अपनी स्टडी की। स्टडी करने के बाद उनके रिजल्ट आए, रिजल्ट आने के बाद कुछ कंक्लूजन वगैरह निकले, फिर उन्होंने स्टैटिक्स वगैरह यूज की। इन सबको करने के बाद जो उनका कंक्लूजन हुआ, जो वो पूरा एक्सपेरिमेंट है उसका जो कंक्लूजन इन्हें निकल के आया, उन्होंने 1856 में हेरिडिटी रिजल्ट, मतलब जो भी इसके जो पी प्लांट थे उसके जो हेरिडिटी, मतलब कि एक जनरेशन से जो कैरेक्टर दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर हो रहे थे, उन जनरेशन्स के जो रिजल्ट आए थे उन हेरिडिटी के रिजल्ट को उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट को टाइटल दिया, एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिड्स। इस नाम की उन्होंने एक अपना रिसर्च पेपर बनाया। इनका जो पब्लिकेशन का, जिस नाम से उनका पब्लिकेशन है उसका नेम है। उसके बाद इसको उन्होंने एक इंटरनेशनल जर्नल, द प्रोसीडिंग ऑफ वन सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, इसमें इन्होंने पब्लिश कर दिया। लेकिन जब इन्होंने इस चीज को पब्लिश किया तो साइंटिस्ट लोगों ने इनकी बातों को उतना न तवज्जो दिया न ध्यान दिया। क्यों नहीं दिया, क्योंकि उस टाइम जो डार्विन थे उनकी जो नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी थी उस पर वर्क चल रहा था। किसके फॉलो कर रहा था, नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी डार्विन ने दी थी उस टाइम। तो इस वजह से किसी ने भी मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट्स थे, मेंडल के जो लॉस थे उस पर ध्यान नहीं दिया। और एक बात ये भी थी कि मेंडल एक मैथमेटिशियन थे, जबकि ये पूरे जो एक्सपेरिमेंट है वो बायोलॉजी से रिलेटेड थे, तो इसीलिए साइंटिस्ट ने बोला, इतना कोई ध्यान उन्होंने नहीं दिया और इनकी रिसर्च को किसी ने भी वैल्यू नहीं करी।
एक रीजन ये था, दूसरा रीजन ये था कि उस टाइम डार्विन की नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी बहुत पॉपुलर थी, तो लोग इसी पे चर्चा कर रहे थे। कोई कह रहा था कि ये नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी सही है, कोई कह रहा था खराब है। इसी चक्कर में इनके काम को इम्पोर्टेंस नहीं मिली। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर 1990 में इनके काम को रीडिस्कवर किया गया। रीडिस्कवर करने के लिए 3 साइंटिस्ट आए, ह्यूगो डे व्रीज, कार्ल कॉन्स एंड टेस्नेक। इन तीनों साइंटिस्टों ने क्या किया, जो भी मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स किए थे उनको रीडिस्कवर किया। रीडिस्कवर करने का मतलब है कि उनपे दोबारा से काम को रिपीट किया, ठीक है। और जब उन्होंने पूरे इनके मेंडल के काम को पूरा रिपीट किया, रिपीट करने के बाद उन्हें ये मिला कि मेंडल्स ने जो अपने एक्सपेरिमेंट से जो रिजल्ट निकाले हैं वो रिजल्ट और उनके काम से जो रिजल्ट आए हैं वो रिजल्ट, वो दोनों ही सेम है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। और मेंडल ने उस टाइम 3 लॉ दिए थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्बेंट। तो ये जो दो मेंडल के जो तीनों लॉज थे उनमें से 2 यहाँ पे लिखे हैं, और तीसरा मैं आपको डिटेल में आगे वीडियो लेक्चर में बताऊंगी। तो इन ये दोनों रिजल्ट एकदम ठीक है, इसमें कोई भी करेक्शन नहीं है। उन्होंने इस बात को रीडिस्कवर करके प्रूफ कर दिया कि मेंडल ने जो काम किया है वो एक्चुअल में सही है। और ये जो है, जो मेंडल ने काम किया वो सिर्फ पी के लिए ही इम्प्लीमेंट नहीं होता है, बल्कि उसके अलावा जितने भी अदर ऑर्गेनिजम्स हैं उस पे भी अप्लाई होता है, ठीक है। तो इन तीनों साइंटिस्ट ने मिलकर मेंडल के काम को रीडिस्कवर करने के बाद मेंडल के काम को इम्पोर्टेंस दी। इसी वजह से, और जो मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट दिए थे उन्हीं पे हमारी जो जेनेटिक्स है वो बेस्ड है, इसीलिए हम मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं। अच्छा ठीक है, लेकिन एक टर्म थी, मेंडल जब अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे तो उस टाइम जो जीन थी, जीन वर्ड है, इनकी डिस्कवरी नहीं हुई थी। जीन की डिस्कवरी हुई थी 1909 में, इसको किया था विलियम जॉनसन ने। अब इसकी, ये तो जीन की डिस्कवरी पता हुई नहीं थी उस टाइम, तो मेंडल को जीन के बारे में नहीं पता था, तो उन्होंने जीन की जगह एक टर्म यूज की जिसको बोला था फैक्टर। तो मेंडल ने जब अपने एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो वहां पे जिस फैक्टर की वो बात कर रहे थे वो फैक्टर और कुछ भी नहीं, वो हमारे जीन्स थे। तो अब बात करते हैं ये जीन और फैक्टर्स क्या है। तो देखिए ये जीन है बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी। ये जो हमारे जीन्स हैं वो हेरिडिटी की बेसिक यूनिट है, और ये इन्फ्लुएंस करते हैं आउटकम ऑफ ऑर्गेनिज्म ट्रेट्स। जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स के जो आउटकम्स आते हैं उनको यही जीन इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। तो ये था हिस्ट्री ऑफ जेनेटिक्स। अब हम बात करते हैं मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट के बारे में कि मेंडेलियन ने कौन कौन से एक्सपेरिमेंट किए, मेंडल क्यों सक्सेसफुल हुए, और उस टाइम जो और साइंटिस्ट थे वो इतने सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पा रहे थे। तो हम वो सारी चीजें डिस्कस करते हैं, ठीक है। मेंडल ने जो अपना सैंपल प्लांट लिया था वो लिया था हमारा पी, ये है, इसका साइंटिफिक नेम है पाइसम सैटाइवम, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि मेंडल के कैरेक्टर्स कौन कौन से थे, कि जो उन्होंने मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया कैरेक्टर्स को लेके। अच्छा एक बात ये है, मेंडल के सक्सेसफुल होने के भी रीजन क्या थे वो भी डिस्कस करेंगे और उनके कैरेक्टर्स को भी डिस्कस करेंगे। अच्छा देखिए, जब मेंडल अपने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहे थे तो उन्होंने पी को सिलेक्ट किया, और पी के 7 कैरेक्टर्स को उन्होंने स्टडी की। एक दो कैरेक्टर्स पे स्टडी नहीं की उन्होंने 7 कैरेक्टर्स पे स्टडी की। और सबसे अच्छी बात ये थी कि जो प्लांट्स, जो हमारा पी है उसकी 14 वेराइटीज प्रेजेंट है। ये बहुत अच्छा फायदा हुआ था मेंडल को ड्यूरिंग हिज एक्सपेरिमेंट। अब ये 7 कैरेक्टर्स कौन कौन से थे, इनके जो 7 कैरेक्टर्स थे वो थे हमारा, उन्होंने 4, पहले तो देखो पहले 4 कैरेक्टर थे। एक था हमारा सीड, दूसरा था हमारा पॉट, तीसरा था हमारा फ्लावर, चौथा था हमारा स्टेम। तो ये 4 कैरेक्टर्स थे। अब इनकी भी रिसेसिव फॉर्म थी। सीड के पहले उन्होंने सीड के कलर को देखा, सीड की फॉर्म को देखा, पॉट शेप को देखा, इसके कलर को भी देखा, फ्लावर की पोजीशन देखी, फ्लावर का कलर देखा, स्टेम की लेंथ देखी।
और जब सीड फॉर्म देख रहे थे तो उसके भी दो कैरेक्टर्स देखे कि वो रिंकल्ड है या फिर राउंड है। कलर है तो येलो है या ग्रीन है। पोजीशन है फ्लावर की तो एक्सेल है या टर्मिनल है। फ्लावर का कलर है वॉयलेट है या फिर व्हाइट है। अगर पॉट की शेप देखी तो इन्फ्लेटेड है या कंस्ट्रक्टेड है। तो इसका कलर क्या है, येलो है, ग्रीन है, स्टेम लेंथ टॉल है या फिर डॉर्फ है। तो ये सारे हमारे 7 कैरेक्टर्स थे। देखिए 1 1 2 3 4 5 6 7। तो इन्हीं 7 कैरेक्टर्स की ये 14 वेराइटीज को लेके जो मेंडल थे उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किए थे। अच्छा, मेंडल ने जो पायसम सटाइवम थी इसी को क्यों चूज किया? सबसे पहली बात तो ये थी कि जिस गार्डन में अपना ये वर्क करते थे वहां पे पी की काफी ज्यादा वैरायटीज थी, इसीलिए लिया। इसके अलावा रीजन था कि जो हमारी मटर है या पी है उसकी जो शॉर्ट लाइफ होती है वो छोटी होती है। इसके अलावा उसे कल्टीवेशन करना आसान होता है। और ये पी है ये बाइसेक्सुअल है। इसके अलावा इसमें लार्ज प्रोगैमी बनती है, मतलब कि लार्ज सीड मिलते हैं। और एक बार में ये 7 कैरेक्टर्स की इसकी 14 वैरायटीज प्रेजेंट हैं, इसी वजह से इनके 7 कैरेक्टर्स की स्टडी करना आसान था। इसके अलावा जब उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट लिए थे तो उन्होंने इसकी प्योर लाइन यूज की थी और प्योर लाइन अवेलेबल भी है। इसमें नेचुरल सिलेक्शन ऑफ नेचुरल एंड सेल्फ पॉलिनेशन होता है। तो ये सारे कुछ रीजन थे जिन्होंने पायसम सटाइवम को चूज किया, किसने, मेंडल ने। इसके अलावा जब मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो उन्होंने पी के कॉन्ट्रास्ट कलेक्टर्स लिए। जैसे इन्होंने क्रॉस पॉलिनेशन कराया, कॉन्ट्रास्ट में लिए, सेम कैरेक्टर्स नहीं लिए। सपोज कॉन्ट्रास्ट का मतलब ये है कि अगर सपोज करो जो मेंडल थे उन्होंने सीड को देखा, मतलब अगर वो सीड पे स्टडी कर रहे हैं सीड कलर की, ठीक है, कि इसका सीड कलर कैसा होगा, तो या तो येलो होगा या ग्रीन होगा। ये 2 कलर हो सकते हैं इसके। ग्रीन था हमारा डोमिनेटिंग कैरेक्टर और येलो था हमारा रिसेसिव कैरेक्टर। तो देखिए जब इन्होंने इन दोनों ही कैरेक्टर को लेकर स्टडी की, ठीक है, इस तरीके से, और इन्होंने एक साथ दो जैसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया, या फिर इन्होंने फिर 2 कैरेक्टर्स की भी एक साथ स्टडी की, अगर शीट कलर लिया फिर शीट की फॉर्म भी ले ली, इसको भी 2 फॉर्म, इसकी भी 2 तरीके की वेराइटीज ली, राउंड या रिंकल्ड। तो इस तरीके से इन्होंने कॉन्ट्रास्ट में कैरेक्टर्स लिए फिर उनकी स्टडी की। ये भी एक उनका जो मेंडल थे उनके सक्सेसफुल होने का रीजन था, क्योंकि इन्होंने कॉन्ट्रास्ट में करेक्शन लेके क्रॉस पॉलिनेशन कराया था। और इन्होंने एक बार में एक या 2 कैरेक्टर पे ही स्टडी की थी, इसके ज्यादा इन्होंने स्टडी नहीं की। और एक जो मेंडल सक्सेसफुल हुए थे उनका जो सबसे बड़ा रीजन था वो था हमारा ये, कि जब वो अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे तब उन्होंने साइंटिफिक अप्रोच को यूज किया था। साइंटिफिक अप्रोच से मतलब क्या है कि उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट की हाइपोथेसिस प्रिपेयर की, उन्होंने टेस्टिंग की, टेस्टिंग करने के बाद उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स लगाए, एक्सपेरिमेंट करने के बाद उनकी क्या ऑब्जर्वेशन आई है उसको देखा। हाँ, उन्होंने स्टैटिक्स भी यूज की, स्टैटिकल्स जितने मेथड्स होते हैं उन्होंने। मेंडल ने जब अपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे तो उन्होंने सिर्फ ऐसा ही नहीं किया कि पेरेंट सेल ली, पेरेंट सेल लेने के बाद उनकी F1 जनरेशन देखी और F1 जनरेशन देने के बाद अपना एक्सपेरिमेंट को कंक्लूड कर दिया, ऐसा उन्होंने नहीं किया। उन्होंने पेरेंट सेल ली, पेरेंट सेल के बाद उनकी F1 जनरेशन देखी, F1 जनरेशन की फिर सेल्फ क्रॉसिंग कराई, फिर उससे F2 जनरेशन देखी, फिर तो F2 जनरेशन तक क्या हमारे रिजल्ट आ रहे हैं, फिर उनको प्रोडक्ट किया, फिर उनको एनालिसिस की, उसके बाद अपने जो रिजल्ट था या फिर अपनी जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए थे उनको कंक्लूड किया। तो ये सारे रीजन थे कि मेंडल सक्सेसफुल हुए और उन्होंने पी को यूज किया। इसके अलावा जो हमारे और साइंटिस्ट थे वो भी हमारे वर्क कर रहे थे, लेकिन वो इस तरीके की अप्रोच को यूज नहीं कर रहे थे, इस वजह से वो इतने सक्सेसफुल नहीं थे। अच्छा, इसके बाद जो हमारे मेंटल थे वो एक कुछ केसों में लकी भी रहे। जैसे जब वो अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे तो पी में कोई भी लिंकेज नहीं आई, कोई भी इनकम्प्लीट डोमिनेंस नहीं आई, कोई भी जीन इंटरेक्शन नहीं आया। इसके अलावा नो कोडोमिनेंस का भी कोई केस नहीं आया। तो ये
इन सारे केस में मेंडल थोड़े लकी भी रहे कि जब वो अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे तो ये सारी प्रॉब्लम्स भी उनको नहीं आई। और इन्हीं सारी बेस पे लेके मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और ये 7 कैरेक्टर्स लिए जिन पे अपनी स्टडी की, इन्हीं को लेने के बाद मेंडल ने 3 लॉ दिए जिनको हम कहते हैं लॉ ऑफ मेंडल्स। पहला लॉ है हमारा लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा है हमारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड तीसरा है हमारा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। अगर आपको ये मेरा वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज फॉलो ITLS Academy ऑन Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, WhatsApp, LinkedIn and also get it in Google Play Store. Thank you so much for watching my video. Please like, share and subscribe ITLS Academy. Thank you.